हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10वीं के बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। उसका नाम है जैव प्रक्रम। पहले जान लेते हैं जैव प्रक्रम क्या होता है। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। मतलब वे सभी क्रियाएं जिनके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते हैं, तो वही क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। वे कौन कौन सी क्रिया हैं? पहली क्रिया है पोषण, दूसरी है श्वसन, और तीसरी है वहन, और चौथी है उत्सर्जन। तो इस वीडियो में हम केवल पोषण के बारे में पढ़ेंगे, बाकी 3 क्रियाओं के बारे में हम अपनी आने वाली अगली वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं पोषण क्या होता है। भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरीक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। अर्थात भोजन हम खाते हैं, पचे हुए भोजन का अवशोषण मतलब जो हमारे शरीर में पेट के अंदर जो क्रियाएं होती हैं जिनसे भोजन में जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण होता है, तथा शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग, तथा शरीर को जीवित रखने के लिए उसका उपयोग। अर्थात भोजन से जो ऊर्जा बनती है जिससे हमारा शरीर जीवित रहता है, तो यही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा जा सकता है। मतलब पोषण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सपोषी पोषण, दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। सबसे पहले जान लेते हैं सपोषी पोषण क्या होता है। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। मतलब वह पोषण जिसमें जो जीवधारी होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी सहायता से? CO2 की सहायता से, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की सहायता से और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वही सपोषी जीव होते हैं और उनके द्वारा जो क्रिया की जाती है वही सपोषी पोषण की क्रिया कहलाती है। अब दूसरा है विषमपोषी पोषण। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। मतलब जिसमें जो जीव होता है, जीवधारी, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहता है या निर्भर होता है। उदाहरण के लिए जैसे मानव तथा अन्य जीव। जो मानव होता है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, लेकिन जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अभी हम सपोषी पोषण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। मतलब सपोषी पोषण उन्हीं में होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। वो कौन कौन कर सकते हैं? हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? यह वह प्रक्रम है जिसमें सपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लूकोज कहते हैं। अर्थात जैसे ये होता है प्रकाश संश्लेषण का सूत्र। सबसे पहले CO2 ली, जल लिया, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनकर तैयार हुआ? C6H12O6 अर्थात कार्बोहाइड्रेट। इसका दूसरा नाम है ग्लूकोज। प्लस ऑक्सीजन निकली जिसको हम ग्रहण करते हैं, तथा जल निकला। जल वाष्प के रूप में निकलता है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? पहला है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। तथा चौथा है जल। स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। जैसे ये पौधा है, ये मिट्टी के नीचे जो जल के अणु हैं उनको जड़ों से ऊपर की ओर खींचता है, तथा जहाँ भोजन बनता है वहां पर ले जाता है। तथा हमारे जो वातावरण में जो CO2 होती है इसे हम छोड़ते हैं, तो उसको वह
पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, उनके द्वारा ग्रेड करता है। सबसे पहले देख लें तो रंध्र क्या होते हैं। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य, रंध्र का क्या कार्य होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। तथा दूसरा कार्य है बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकल जाता है। बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, उसमें जो जल वाष्प के रूप में निकलता है वो रंध्रों से निकल जाता है। तो ये रंध्र का चित्र है। रंध्र में क्या क्या होता है? रंध्र में द्वार कोशिका होती है तथा एक छिद्र होता है। ये जो छिद्र है यहीं से भोजन बनाने के लिए वह कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तथा ऑक्सीजन जिससे हम ग्रहण करते हैं वह यहीं से उसको निकालता है। तथा जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जो जल बचता है पौधों में, तो वो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा यहीं से निकालता है। तथा जब एक पौधे जो हैं दिन में तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन अपना बना लेते हैं, लेकिन रात में वो क्या करेंगे? अरे रात में वो भूखे थोड़ी नहीं रहेंगे। तो रात में क्या करेंगे? रात में वो जो दिन में वो ग्लूकोज इतना बना लेते हैं कार्बोहाइड्रेट जिससे वो रात तक चल सके। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो यहाँ द्वार कोशिका में दिख रहे हैं आपको, गोले गोले छोटे छोटे। तो यहीं पर वो मंड के रूप में एकत्रित कर लेते हैं जिसका उपयोग वे रात में करते हैं। तो यही होते हैं रंध्र। यहाँ से जल लिया, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ली तथा इसमें जो एक हरे कलर का वर्णक पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। मतलब जो सूर्य का प्रकाश होता है उसका अवशोषण करता है तथा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित, मतलब प्रकाश जो ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में करता है। तथा जो जल के अणु होते हैं, जो जमीन से हमने जल लिया होता है, जल का क्या सूत्र होता है? H2O। तो जल के अणु का विखंडन कर देता है, अर्थात हाइड्रोजन को अलग बांट देता है, हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग बांट देता है। जो हाइड्रोजन होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड हमने जो वातावरण से ली है उसके साथ संयोग कर लेती है, मतलब मिल जाती है। H2 हाइड्रोजन उसके साथ मिल जाती है तो क्या बनाता है? वो ग्लूकोज बनाता है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। उसका क्या सूत्र होता है? C6H12O6। लेकिन जो O2 बचता है, मतलब ऑक्सीजन बचता है, उसको वो इन्हीं रंध्रों द्वारा बाहर निकाल देता है तथा जो जल बचता है उसको भी इन्हीं रंध्रों द्वारा बाहर कर देता है। अब हम पढ़ेंगे विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण 3 प्रकार का होता है। पहला प्राणी संपोषण। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतःग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। इसमें जो जीव है वो भोजन को खाते हैं तथा उस भोजन का पाचन उनके शरीर के अंदर होता है, जैसे अमीबा, मानव। अब मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण क्या होता है? मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर वो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। अर्थात जो मृतजीवी होते हैं वो अपना भोजन किसी के मरे हुए शरीर से, जैसे जानवर मर जाता है तो उसके शरीर से वो चिपट जाते हैं, उसका उससे भोजन प्राप्त करते हैं, तो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए फफूंदी, कबक आपने देखा होगा रोटी पे फफूंदी लग जाती है, तो फफूंदी नहीं, वो जीव होते हैं। वो रोटी से जो भी पोषक पदार्थ होते हैं उसको सोख लेते हैं। अब परजीवी पोषण क्या होता है? परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब जो जीव होते हैं वो या तो हमारे शरीर के अंदर होते हैं या हमारे शरीर की त्वचा पर चिपके रहते हैं जिनसे वो पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए अमरबेल। अमरबेल होती है वो चिपटी रहती है जिससे वह पौधों से पोषक पदार्थ प्राप्त करती है, मतलब अपना पोषण करती है। तथा जू, हमारे बालों में जू होते हैं वो हमारी त्वचा से खून चूसते हैं लेकिन हमको मारते नहीं है, अर्थात हमें बिना मारे अपना पोषण करते हैं। और पेट के अंदर जो कीड़े हो जाते हैं, आपने सुना होगा कीड़े हो जाते हैं पेट के अंदर, वो हमारे पेट से ही भोजन प्राप्त करते हैं तथा जीवित रहते हैं।
अब हमारी किताब में दे रखा अमीबा में पोषण। हम अमीबा में पोषण पढ़ेंगे। वैसे तो अमीबा में पोषण कभी कभी एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में। वैसे तो ये 2015 या 2016 में आया था, लेकिन तब से अभी एक भी बार नहीं आया। फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। इसके बारे में हम ज्यादा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अमीबा क्या होता है? अमीबा एक कोश की जीव होता है जो वो तालाबों या गंदे जल में रहता है, नाली वालियों में ये रहता है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता। अमीबा कैसा भी हो सकता है, किसी भी आकार का हो सकता है। अब अमीबा अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है? अमीबा भोजन को अपने पादप की सहायता से घेर लेता है। भोजन, अमीबा की जो पादप होते हैं, ये भोजन का कण है, इसने घेर लिया तथा एक खाद्य रिक्तिका तैयार करता है। इसको जो घेरने के बाद ये खाद्य रिक्तिका तैयार करता है। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। मतलब जो भोजन कण है उसका विखंडन हो जाता है, अर्थात उसमें जो पोषक पदार्थ होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं तथा इसके शरीर को जिस पोषक पदार्थ की जरूरत होती है वह उसको ले लेता है तथा जो बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको अपनी सतह से बाहर कर देता है तथा निष्कासित कर देता है। बस यही होता है अमीबा में पोषण। अब हम पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण क्या होता है। मनुष्य में पोषण के 5 चरण होते हैं। पहला चरण होता है अंतःग्रहण, दूसरा होता है पाचन, तीसरा होता है अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, पांचवा परिक्षेपण। अब अंतःग्रहण क्या होता है? हम भोजन को अपने मुंह में लेते हैं, इसी को हम कहते हैं अंतःग्रहण। पाचन क्या होता है? हमारे जो पेट के अंदर क्रियाएं होती हैं उसी को हम पाचन कहते हैं। अवशोषण क्या होता है? हमारे जो भोजन हम करते हैं उसमें जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको छोटी आंत में जाती है, तो जो छोटी आंत में पोषक पदार्थ पहुंचते हैं तो उनमें जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण किया जाता है, इसी को अवशोषण कहते हैं। स्वांगीकरण, अवशोषण से जो पोषक पदार्थ उत्पन्न हो अवशोषित किए जाते हैं उनका प्रत्येक कोशिका तक पहुंचना। किसके द्वारा पहुंचता है? खून के द्वारा, इसी को स्वांगीकरण कहते हैं। अब बहिक्षेपण, बहिक्षेपण क्या होता है? बहिक्षेपण अर्थात पोषक पदार्थ, भोजन से पोषक पदार्थ तो सब ले लेते हैं लेकिन जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको हम गुदा द्वार या पोटी के रूप में बाहर कर देते हैं, इसी को हम बहिक्षेपण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मनुष्य पोषण कैसे करता है। सबसे पहले मनुष्य भोजन को लेता है, मुख गुहा में जाता है। सबसे पहले भोजन मनुष्य के मुख गुहा में जाता है। मुख गुहा में क्या होती है? जीभ होती है और दांत होते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे दांतों के प्रकार, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, चारों के कार्य लिखिए। दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले होता है कृंतक, रदनक और अग्रचवर्णक और चौथा होता है चवर्णक। सबसे पहले सबसे पहले हम एक तरफ की बात करते हैं। हमारे दांत 2 तरफ में बचे होते हैं, एक इधर और एक इधर। ये एक जबड़े के दांत की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले जो पहले जो 2 होते हैं उनको हम कहते हैं कृंतक। इनका क्या कार्य होता है? ये भोजन को काटने का कार्य करता है। तथा जो तीसरा ये दांत है इसको कहते हैं हम रदनक। रदनक भोजन को चीरने का कार्य करता है। तथा ये जो 2 दांत हैं इनको हम कहते हैं अग्रचवर्णक। ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। तथा ये बचे हुए जो 3 दांत हैं ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। तो दंत सूत्र क्या होता है? एग्जाम में पूछ लिया था कि दांतों का दंत सूत्र लिखो। तो दंत सूत्र होता है 21 23 बटे 21 23 गुणा 2 बराबर 32। मतलब 21 23 सबसे पहले के 2 कृंतक, उसके बाद जो एक रदनक होता है एक रदनक, 2 अग्रचवर्णक और 3 चवर्णक। ये जबड़े के एक तरफ के, ये दूसरी तरफ के। मतलब एक जबड़े में कितना होता है? 2 और 2 4, 4 का गुणा 2 में करो तो कितना होगा? 8।
अर्थात हमारे जो पूरे दोनों जबड़ों में कृंतक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अब बात करेंगे रदनक की, तो एक रदनक ये है और एक रदनक ये है, कितने हो गए? 2 रदनक। अब 2 का गुणा 2 में करोगे तो कितने होंगे? 4। अर्थात हमारे जो जबड़ा होता है उसमें रदनक की संख्या कितनी होती है? 4। और इसी प्रकार ये 2 और 2 4, 4 का गुणा हम 2 में करेंगे 8, अर्थात अग्र चवर्णक भी 8 होते हैं। था ये इसी प्रकार 3 और 3 कितना? 6, 6 का गुणा 2 में तो कितना? 12 हो गया। अर्थात चवर्णक हमारे मुंह में 12 होते हैं। तो अब भोजन यहाँ से दांतों के द्वारा पिस जाता है तथा जो जीभ होती है वो हमारे मुंह में ग्रंथि होती है, ग्रंथि होती है जिसे हम लाला ग्रंथ कहते हैं, तथा लाला ग्रंथ से यहीं पे एक ग्रंथि होती है जिसे हम लाला ग्रंथ कहते हैं। लाला ग्रंथ से एक लाला रस या जिसे हम लार कहते हैं वो निकलता है। जो जीभ होती है उस लाला रस को भोजन में मिला देती है। लाला रस भोजन में मिलने के बाद यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब जो ग्लूकोज होता है वो कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। अर्थात जो पाचन होता है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद ये छोटी आंत तक होता रहता है। छोटी आंत को हम पाचन का पूर्ण क्रिया स्थल कहते हैं, मतलब जो पूरा पाचन होता है वो छोटी आंत तक हो जाता है। तो इन सब कामों को कौन करता है? किसकी उपस्थिति में होता है? एंजाइम्स की उपस्थिति में। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो क्रिया को जल्दी करते हैं, मतलब क्रिया को आसान कर देता, जल्दी कर देते हैं। अब जो लार एमिलेज होता है, हमारे लाला रस होता है उसमें लार एमिलेज होता है। तो जो हम भोजन लेते हैं ग्लूकोज, उसको वो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। यहाँ पे जो ग्लूकोज होते कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होके तथा इसे यहाँ से इसे हम कहते हैं ग्रसिका या ईसोफेगस। यहाँ से क्रमाकुंचन गति द्वारा गति होती है, इसे हम कहते हैं क्रमाकुंचन गति। तो क्रमाकुंचन गति द्वारा भोजन यहाँ से हम अब हमारे पहुंचा आमाशय में। आमाशय में पहुंचता, आमाशय में क्या होता है? आमाशय में जठर ग्रंथियां होती हैं, जठर ग्रंथियां होती हैं, आंतरिक स्तर पर जठर ग्रंथियां होती हैं जो जठर रस स्रावित करती हैं। अब जठर रस कौन कौन से होते हैं? जठर रस होता है, एक तो होता है पेप्सिन, दूसरा होता है HCl, तीसरा होता है श्लेष्मा। अब पेप्सिन का क्या करता है? पेप्सिन जो भोजन, जो कार्बोहाइड्रेट भोजन में जो प्रोटीन होता है, पेप्सिन उसका पाचन करता है। और HCl क्या करता है? आप सोच रहे होंगे इतना खतरनाक अम्ल हमारे पेट में क्या कर रहा है? जो HCl होता है जिससे पेप्सिन क्रिया आसान हो सके, तो इसलिए भोजन का अम्लीय माध्यम तैयार करता है। हम भोजन का अम्लीय माध्यम तैयार करता है जिससे जो पेप्सिन है वो आसानी से क्रिया कर सके। अब श्लेष्मा का क्या कार्य होता है? अब अरे भाई इतना खतरनाक अम्ल हमारे पेट में है तो हमारे पेट को तो गला देगा, तो इसलिए जो श्लेष्मा होता है वो हमारे वो पेट की जो आंतरिक स्तर की रक्षा करता है। श्लेष्मा अम्ल से आंतरिक स्तर की रक्षा करता है। अब भोजन यहाँ से हमारे जो जो ऐसी है कुंडली अवस्था में आएगी छोटी आंत, भोजन यहाँ से छोटी आंत में पहुंचता है। सो छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत में कुछ ग्रंथियां होती हैं, भोजन उसमें पहुंचता है। वहां से ये इक्रत है, इक्रत का एक पाइप छोटी आंत से जुड़ता है तथा ये इसको हम कहते हैं अग्नाशय, इसका एक पाइप छोटी आंत से जुड़ता है। यकृत से क्या होता है? यकृत से पित्त रस तथा पित्त लवण का श्रावण होता है। आप सोच रहे हो पित्त रस और पित्त लवण क्या करता है? जो पित्त रस होता है वो अब भोजन के पाचन के लिए यहाँ पर क्षारीय माध्यम की जरूरत होती है। वहां पर अम्लीय की थी तो HCl ने उसको अम्ल बनाया था, तो यहाँ पर क्षारीय माध्यम की छोटी आंत में भोजन को पाचन के लिए क्षारीय आंत की मतलब क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है। जो पित्तरस होता है वो भोजन के पाचन के लिए क्षारीय माध्यम तैयार करता है। अब पित्त लवण क्या करता है?
पित्तलवड़ जो भोजन में बसा होता है वह बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, तो सीधे बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में उसका पाचन नहीं हो सकता है। तो जो बसा उसको छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में खंडित कर देता है। पित्तलवड़ आकार करता है तथा अग्नाशय से, अब अग्नाशय से क्या क्या श्रावण होता है? अग्नाशय से ट्रिप्सिन तथा लाइपेज स्रावित होता है। अब ट्रिप्सिन क्या होता है? बाकी प्रोटीन का पाचन तो हो गया, लेकिन जो बचा हुआ जो पाचन प्रोटीन होता है उसका पाचन ट्रिप्सिन करता है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो बाकी बचा हुआ भोजन में प्रोटीन होता है उसका पाचन ट्रिप्सिन द्वारा होता है। तथा लाइपेज क्या करता है? लाइपेज होता है जो पित्तलवड़ द्वारा बसा छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में टूटा है उसे हम इमल्सीकृत वसा कहते हैं। तो लाइपेज इमल्सीकृत वसा को ग्लिसरॉल या वसा अम्ल में परिवर्तित कर देता है। वसा अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अब क्षुद्रांत्र मतलब छोटी आंत की भित्त में ग्रंथि होती है जो आंत्र स्रावित करती है। इसमें जो उपस्थित एंजाइम होते हैं अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल जटिल जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। अब भोजन से जो पोषक पदार्थ थे वो अलग हो गए, तो जो पाचित भोजन होता है वो अब बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत में उंगली जैसी संरचना वाले दीर्घरोम होते हैं जिनसे जो भोजन में जो भी जल वगैरह बचता है, तो दीर्घरोम दिखाता हूँ, ये है, ये उंगली जैसी संरचना होती है दीर्घरोम की। जो दीर्घरोम में ये रक्त वाहिनियां होती हैं, तो जो भी जल वगैरह बचता है तो वह जल का अवशोषण कर लेती है भोजन से। उसके बाद क्या होता है, अब भोजन में जो वर्ज्य पदार्थ मतलब अवशिष्ट पदार्थ होता है वो यहाँ से एनस द्वारा, जिसे हम कहते हैं गुदा द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं। यही पाचन की क्रिया पूरी होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके।